में ज्यादा रिजल्ट निकाल के दे सकते हैं और उन्हीं सब्जेक्ट में से एक है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी। ये सब्जेक्ट मैं क्यों कह रहा हूं कि लो हैंगिंग फ्रूट है, या फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि आपके एग्जामिनेशन में आपकी सक्सेस के लिए ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, इस चीज को मैं पूरा डेटा के साथ आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। यानी अगर कोई आपके एग्जामिनेशन में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, दैट मींस उसके पीछे का करंट अफेयर का जो रोल है वो रोल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो कहीं ना कहीं पिछले एक वर्ष की जो पूरी जर्नी है उस समय पर वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहा होगा। 25 का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक लंबा इतिहास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आपको एक ही टॉपिक से, मैं स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, करंट पे भी आऊंगा कि करंट का रोल किस तरह से रहता है, करंट बेस सारी चीजें कैसी रहती है, समझने की कोशिश करो। एक ही टॉपिक को वो प्रीलिम्स में कैसे पूछेगा और एक उसी टॉपिक को मेंस में वो कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना सकता है। एग्जांपल दोनों है आपके सामने, बिकॉज आप देखेंगे तो 2024 में ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। देख सकते हैं आपके सामने आर्टिकल द हिंदू का है, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेटर्स फेसिंग ब्राइबरी चार्जेस एक्सप्लेन। यानी कि क्या आपको लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने चाहिए? तो मेरा पहला आंसर होगा नो। क्यों? तो हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता होगा यूपीएससी की जर्नी में ज्यादातर लोग हार्डवर्क की वजह से फेल नहीं होते। अगर उनको फेलियर मिलती है तो उसका एक बड़ा कारण होता है एक सही डायरेक्शन में काम ना करना, स्मार्ट वर्क और जो एग्जाम की डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंगली काम ना करना। मैं आज ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूं जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं या फिर पहले से कर रहे हैं, दोबारा से अपनी सारी जो प्रिपरेशन है उसको प्लान करना चाहते हैं, ये पूरा वीडियो गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। आइए शुरुआत करते हैं। आप में से जब भी कोई भी, अगर आप में से जितने भी सारे लोग हैं, कभी की भी कहीं भी कोई भी कैसा भी फल तोड़ने के लिए आप गए होंगे, तो सिंपल सी बात है, आपने सबसे पहले जो नीचे लटका अच्छा और जो मीठा फल होगा उसी को तोड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ऊंचा फल है, नीचे के अच्छे और मीठे फलों को छोड़ के आप ऊपर के फल को और तोड़ने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं। ऐसा यूजुअली नहीं होगा। आप स्मार्ट तरीके से जो नीचे लटका हुआ फल है और पका हुआ फल है, अच्छा फल है, आप उसी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से यूपीएससी की हमारी जो जर्नी है, इस जर्नी में हमारे कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं। ऐसे फ्रूट्स जिनको आसानी से पकड़ा जा सकता है, जिनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। इतना ज्यादा उनमें अगर स्मार्ट तरीके से काम करा जाए तो वो स्मार्टली हमें ज्यादा रिजल्ट निकाल के दे सकते हैं और उन्हीं सब्जेक्ट्स में से एक है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी। ये सब्जेक्ट मैं क्यों कह रहा हूं कि ये लो हैंगिंग फ्रूट है, या फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि आपकी एग्जामिनेशन में आपकी सक्सेस के लिए ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, इस चीज को मैं पूरा डेटा के साथ आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। जी हां, आपके एग्जाम की जर्नी को ये सब्जेक्ट बहुत आसान बनाएगा और आप जो सक्सेस चाहते हैं इस एग्जाम में, उसमें ये आपकी काफी मदद करेगा। अंत तक वीडियो को जरूर देखना, डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। एक तरीके से जो सिस्टमेटिक डेटा है या फिर जो यूपीएससी ने पीवाईक्यू का जो ट्रेंड है जैसा बनाया है, एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा। आपको इस एग्जाम की जर्नी को अगर आपको सक्सेस लेनी है इसमें, तो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट को आपको सिस्टमैटिक वे में आपको किस तरह से पढ़ना है, विद पीवाईक्यू प्रूफ के साथ मैं आपको सारी चीजें यहां पर बता रहा हूं। आइए शुरुआत करते हैं। अगर मैंने कहा है कि ये जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए गेम चेंजिंग साबित होने वाला है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। क्यों एक अकेले सब्जेक्ट का जो रोल है, इतनी ज्यादा उसकी भूमिका यहां पर होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं सबसे पहले इसके वेटेज के बारे में बात करना चाहूंगा कि जो इंडियन पॉलिटी और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला सब्जेक्ट है, ये इसका इस एग्जामिनेशन में क्या रोल रहा है। मैंने यहां पर शुरुआत करी है 2013 से। अब आप ये कहेंगे कि साहब 2013 ही आपने यहां पर क्यों चूज किया है, तो इसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन ये है कि 2013 के बाद से हमारा जो ट्रेंड है या फिर हमारा जो पैटर्न है वो पैटर्न में बदलाव हुआ है। 2025 तक के डेटा के बारे में आपको यहां पर बता रहा हूं। आपने देखा होगा, अगर आप जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अगर जो कट ऑफ है, कट ऑफ के ट्रेंड्स आप देखें 80-85, ये इस बीच में जितनी सारी जो कट ऑफ हमारी रही है, 90 भी हो सकती है इस बार, वॉटएवर जो भी कट ऑफ होगी, इतनी कट ऑफ के अंदर अगर एक सिंगल सब्जेक्ट 30 नंबर दिला सकता है, तो मैं इस सब्जेक्ट को क्यों ना कहूं कि ये जो आपका सब्जेक्ट है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर मैं 30 नंबर की बात कर रहा हूं, मतलब एक ओवरऑल मोटा माटी बात करें तो हम 15 क्वेश्चन। आइए प्रूफ देख लेते हैं एक बार। शुरुआत करते हैं 2013 से। 70 प्रश्न पूछे गए थे, 14 में 11 प्रश्न पूछे गए, 15 में 15 प्रश्न पूछे, 16 में 5। यहां पर कुछ अजीबोगरीब घटना देखने को मिली कि क्वेश्चन नहीं थे। अगेन 17 में 20, फिर 12, फिर 12, 20 में देखेंगे 17, 21 में 18, 22 में 11, 23 में 15, 24 में 18 और फिर 2025 में लगभग 14 से 15 या फिर आप जो 16 भी क्वेश्चन आप मान सकते हैं।
ये वेरिएशन में आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई जो टॉपिक हैं वो ऐसे होते हैं जो अदर टॉपिक के साथ ओवरलैप करते हैं। तो 14 प्रश्न सीधे सीधे कॉन्क्रीटली प्योरली हमारा जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उससे 15-16 प्रश्न अगर आप बाकी सब्जेक्ट की ओवरलैपिंग देखेंगे तो आपको इस तरह से यहां पर मिल जाएंगे। क्या मैं इसका एक एवरेज निकाल सकता हूं कि 15 प्रश्न आपके सीधे सीधे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं और 15 प्रश्न मिल रहे हैं? इसका मतलब सिंपल सी बात है, आपके जो 30 नंबर हैं, 30 नंबर सीधे सीधे सिक्योर हो रहे हैं बाई जस्ट वन सब्जेक्ट। और कमाल की और अच्छी बात यह है कि जो इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो डूएबल होते हैं, यानी कि करने लायक होते हैं। ऐसे नहीं कि बहुत खतरनाक बाउंस आ जाए। आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा है, आपने गाइडेंस अच्छे से ली है, तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस को कर पाने में सक्षम होते हैं। और अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाए तो समझने की कोशिश करना कि आप ज्यादातर जो कंपटीशन है उस कंपटीशन से आप पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं से लो हैंगिंग फ्रूट के माध्यम से आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा था। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को अनअकैडमी की तरफ से कुछ जो खास जानकारी है उसके बारे में बताना चाहूंगा। अनअकैडमी के द्वारा अपने सभी प्लस कोर्सेज पर जो मैक्सिमम डिस्काउंट है उसको अभी लाइव कर दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मैक्सिमम डिस्काउंट आज ही खत्म हो रहा है। आज रात तक के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको यूपीएससी की जो पूरी तैयारी है वो 19,999 में, सिर्फ इतने अमाउंट में आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग सेशंस, 1-to-1 मेंटरशिप जैसी सभी चीजें आपको यहां पर मिलती हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं आज के लिए ये जो हमारे जो सभी ऑफर हैं वो आज तक के लिए अवेलेबल हैं। जिन लोगों का प्रीलिम्स होने की संभावना है या फिर जिनको सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है, उनको एक ही थाली में सब कुछ, यानी कि केवल 5,999 में आप जो जीएस का जो या फिर हमारा जो पूरा कंप्लीट मेंस का बैच है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग जो मॉड्यूल्स हैं पेपर वाइज आप वो भी यहां पर परचेज कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं प्लस के ये सभी फीचर्स हैं, आइकॉनिक और कॉम्बो फीचर आप जो भी लेना चाहें 19,999 से चीजें शुरू होती हैं। 27,999 आप यहां पर कॉम्बो ऑफर में सारी चीजें पा सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो अगर आप शुभ 50 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोग यहां पर पा सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे जो बैचेस हैं मेनली अगर उनके बारे में बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि 31 तारीख को हमारे जो सभी बैच जो है लाइव हो रहे हैं। और आप देखेंगे जो आरंभ 2026 के लिए 31 मई से शुरू हो रहा है, ये बाइलिंगुअल बैच है, ये हिंदी के लिए प्रारंभ बैच है, ठीक है, और साथ ही साथ ये इंग्लिश के लिए। जब आप शो 50 कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिल रहा होगा। ये तो बात हो गई प्रीलिम्स के बारे में। अब प्रीलिम्स के तक सीमित तो नहीं रहेंगे, मेंस में भी हमें स्कोर है वो चाहिए, क्योंकि असली जो कट ऑफ है वो तो यहीं से लगने वाली है फाइनल एग्जामिनेशन में। आइए मेंस में हम यहां पर देख लेते हैं। मेंस में आप लोग अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो हमारा 2016 से मैंने यहां पर लिया है 8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 6 8 7 10 10, यानी कि लगभग अगर ओवरऑल में आपको यहां पर बात करूं तो आप लोग जानते हैं जीएस पेपर 2, हमारे जो चारों जीएस के पेपर होते हैं उन जीएस पेपर 2 में, और आप लोग जानते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ हमारा एक पेपर का जो सब्जेक्ट होता है उसमें हमें लगभग 250 नंबर, मतलब सीधे सीधे 250 नंबर का हमें जो जीएस पेपर 2 है, यानी कि सारे जीएस पेपर हमें इस तरह से देखने को मिलते हैं। और इस 250 नंबर में से 100 में से 120 सीधे तरीके से जो कोर पॉलिटी है वो कोर पॉलिटी आपका यहां पर कंट्रीब्यूशन देता है। आप लोग जानते हैं कि इसमें आपका पॉलिटी रहा, मैं सिर्फ पॉलिटी की बात कर रहा हूं यहां पे, आईआर, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, इसके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा यहां पे। मैं यहां पर बात कर रहा हूं केवल पॉलिटी के बारे में। 100 से 120 नंबर सीधे तरीके से आपको एक ही सब्जेक्ट से मिल रहे हैं। तो इस डेटा पर अगर हम नजर डालें तो हम कह सकते हैं कि यस, ये सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब कुछ और प्रश्न उठते हैं कि चलिए ठीक है, हमने पॉलिटी की बात कर ली, पर सच में क्या ये जो हमारा सब्जेक्ट है, क्या अन्य सब्जेक्ट्स में भी इसका कुछ रोल है, या फिर कुछ और इसकी जो सब्सिडरी हम कह सकते हैं, या फिर कुछ और इसकी मदद हमारे एग्जामिनेशन की जर्नी में हो सकती है? यस, नॉट ओनली इन प्रीलिम्स, या फिर हम कह सकते हैं नॉट ओनली इन मेंस एग्जामिनेशन इन पेपर 2, पेपर 2 के अलावा ये कई जगह पर और हमारी मदद करता है। कहां कहां आई उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ये मदद के बारे में बात करें तो ये आप समझ सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी साथ में लेके चल रहा है, यानी कि अदर जगह पर भी आपकी यहां पर ये मदद कर रहा होगा। जैसे ऐसे के पेपर में आपको मदद मिल सकती है, कैसे? ऐसे में आप लोग जानते हैं कि यानी कि मान लीजिए कोई महिलाओं से संबंधित ऐसे आ गया, कोई विकलांग से संबंधित आ गया, बच्चों से संबंधित आ गया, कोई भी सोशल पॉलिटिकल टाइप का ऐसे आ गया, तो उस ऐसे को लिखने के लिए आपको कुछ डेटा चाहिए होता है। कुछ कानून का जिक्र आप वहां पर कर रहे हैं जो कि संसद के द्वारा बनाया गया है, किसी बिल का जिक्र आप कर रहे हैं जो कि संसद के द्वारा बनाया जाने वाला है, किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप जिक्र कर रहे होते हो उस जो ऐसे आप लिखने वाले हैं उसके अंतर्गत। तो अगर आपको पॉलिटी की बेहतर अंडरस्टैंडिंग है तो आप एक शानदार जो रिक्वायर्ड ऐसे है वो रिक्वायर्ड ऐसे आप ज्यादा बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे।
तो नॉट ओनली जीएस पेपर 2, ऐसे में भी कहीं ना कहीं आपकी जो मदद है वो मदद कर रहा है। किसी भी कानून के बारे में बात कर रहे हैं उसका जिक्र हम यहां पर देख रहे हैं। इसी प्रकार से बात आती है, क्या आपका जो पॉलिटिकल साइंस या फिर जो पॉलिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये जो सब्जेक्ट है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं, क्या ये आपको अदर जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी मदद करता है? यस, बिकॉज काफी सारे लोग पब एड नाम का एक जो ऑप्शनल है वो लेते हैं, बहुत ज्यादा सिलेबस भी यहां पर मैच करता है, इवन जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत शानदार यहां पर आपको देखने को मिलती है। PSIR अगर आप लेते हैं तो बात ही बन जाती है, काफी सारी चीजें मैच हो जाती हैं, यानी कि पॉलिटिकल साइंस और IR, राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके साथ अगर आप सोशियोलॉजी लेते हैं, यानी कि सामाजिक विज्ञान अगर आप लेते हैं, वहां पर भी ये इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपकी एक बड़ी मदद कर रहा होता है। प्रीलिम्स की बात करी, मेंस की बात करी, अब आ जाते हैं हम इंटरव्यू वाले फेज में। इंटरव्यू में जब भी हमारे जो इंटरव्यू पैनल के मेंबर्स हैं और ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, मान लीजिए कोई डिसीजन मेकिंग पर कोई क्वेश्चन बन रहा है या फिर ओपिनियन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं इंटरव्यू के अंदर। एक कंडीशन दे दी जाएगी, मान लीजिए कोई ऐसी बर्निंग कोई कंडीशन चल रही है या फिर ऐसा कोई बर्निंग इशू चल रहा है जिस पर आपका ओपिनियन रिक्वायर्ड है, वो आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहें, तो उस ओपिनियन बिल्डिंग में ये जो पॉलिटिकल साइंस या फिर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। यानी किसी विषय पर मत, जैसे मान लीजिए UCC समान नागरिक संहिता, ये काफी ज्यादा चर्चा में करंट अफेयर में रहा है, तो इस पर आपका क्या स्टैंड है, तो वो जो स्टैंड होना चाहिए, अगर आपको इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी नॉलेज है तो आप इस आंसर का जवाब या फिर आप अपना जो ओपिनियन है, वो जो रिक्वायर्ड जो ओपिनियन होना चाहिए यूपीएससी के लिए, वो आप यहां पर ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसे बहुत सारे जो हमारे ट्रेंडिंग या फिर बहुत सारे जो ऐसे क्वेश्चन है जो रेज होने की पॉसिबिलिटीज होती है आपके इंटरव्यू एग्जामिनेशन में, उनका एक बेहतर और एक खूबसूरत आंसर आप लोग यहां पर कर सकते हैं। ये कंट्रीब्यूशन हमने यहां पर देखा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्यारे मित्रों कि ये जो विषय है, हालांकि अपने आप में बहुत रोचक विषय है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, इससे आप डेली लाइफ से अपने आसपास जो पॉलिटिकल घटनाएं, आपके जो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, उनसे रिलेट कर करके आप इसको पढ़ सकते हैं। बट प्रश्न ये उठता है कि अगर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी पढ़ रहा हूं, यानी कि सबसे पहले मैं अगर यहां पर बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सिंपल सी बात, प्रश्न यहां पर यह उठता है कि भारत का जो संविधान है, यानी कि किस किस तरीके से पूरे सिलेबस में हमें क्या क्या सारी चीजें पढ़नी होती हैं। हाउएवर यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स में बहुत कुछ चंद लाइनों में, कुछ शब्दों में ही सिलेबस को समेट दिया गया, लेकिन यस, मेंस एग्जामिनेशन में सिलेबस को डिटेल से वहां पर डिकोड करा गया, डिटेल में सारी चीजें वहां पर बताई गई कि क्या क्या आपको वहां पर पढ़ना होगा। भारत के संविधान, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे हमें हमारे सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहली चीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको हमें सबसे पहले पढ़ना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बड़ी भारी भरकम बुक है, काफी ज्यादा टेक्निकल भी है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे जो एडवोकेट्स हैं या फिर जुडिशरी की तैयारी करने वाले लोग हैं वो भी पढ़ते हैं। तो क्या उनकी बराबर डिटेल में हमें पढ़ना होगा? क्या उनकी बराबर गहराई में, उनकी बराबर टेक्निकलिटी में हमें चीजों को पढ़ना होगा जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है? तो उसका आंसर भी आपको दूंगा, लेकिन यस, इस वाले संविधान वाले पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, जहां पे आपकी शुरुआत होती है प्रेम्बल, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल की बात करते हैं, भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसके बारे में बात करते हैं, डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं, नागरिकता के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल राइट के बारे में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इन सभी चीजों की बात करेंगे हम, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला हमारा पार्ट है। नाउ अब प्रश्न यह आता है कि अगर क्या एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को एक जो एडवोकेट या फिर एक जो जुडिशरी का एक जो एस्पिरेंट है उसकी बराबर गहराई में इसको पढ़े? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ना है जितना हमारे यूपीएससी के एग्जाम के लिए रिलीवेंट है, जितना हमारे लिए रिलीवेंट है उतना हमें पढ़ना, ना कि उसकी टेक्निकलिटी में हमें एक एक धारा को रट लेना है जाके। ठीक है, मैं कह रहा हूं, मैंने प्रश्न यहां पर उठाया रिलीवेंट। मेरा अगला प्रश्न यह है, इस चीज को कैसे तय किया जाएगा कि कितना हमें पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना, इसकी रिलीवेंसी कैसे साबित होगी? उसका सबसे बेहतर और सबसे जो ऑथेंटिक तरीका है वो है सिलेबस एंड पीवाईक्यू। जब भी आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी करेंगे, सबसे पहले आपके सामने सिलेबस और पीवाईक्यू ये होने चाहिए। बिना सिलेबस और पीवाईक्यू के आप तैयारी कर रहे हैं, आपको खुद नहीं पता आप कहां जा रहे हैं, और आप चाहे कितना भी समय बर्बाद कर लीजिए, एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना पॉसिबल ही नहीं। जस्ट फॉर एग्जांपल, सिलेबस क्यों जरूरी है? दरअसल सिलेबस हमें बताता है कि क्या हमें पढ़ना है। सिलेबस आपको बताएगा कि इंडियन पॉलिटी में, जीएस पेपर 2 में, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या पढ़ना है, ये इस चीज के बारे में यहां पर बता रहा होगा। वहीं पर आपके जो पीवाईक्यूज हैं, वो पीवाईक्यूज आपको एक डायरेक्शंस दे रहे होंगे, वो एक डायरेक्शन दे रहे होंगे, वो एक दिशा दे रहे होंगे, यानी कि वो आपको ये बताएंगे कि कैसे पढ़ना है।
हाउ टू स्टडी, सिलेबस आपको वहां से मिल गया। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं आपको प्रेम्बल पढ़नी है, किस एंगल से पढ़नी है, तो आपको पीवाईक्यूज देखने हैं कि प्रीलिम्स में यहां से जो प्रेम्बल वाला पार्ट है, प्रेम्बल से कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसी तरह से मेंस एग्जामिनेशन में प्रेम्बल से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, इसके एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा। इवन अगर आप थोड़ा सा पीवाईक्यू को अगर आप देखोगे तो कुछ प्रेडिक्शंस भी आप कर सकते हैं, और कुछ ऐसी टेक्निकल में, कोई यहां पर ये नहीं कह रहा आप तुक्का मारेंगे, आप कोई जादू करने वाले, नो, आप एकदम टेक्निकल जो चीजें हैं, जो प्रूवन चीजें हैं, उनके बारे में बताऊंगा कि आप कुछ प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि इस साल ऐसा प्रश्न बन सकता है, या फिर आपकी जो तैयारी है उसको आप एक मजबूती दे सकते हैं कि हायर पॉसिबिलिटीज हैं कि इस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे मैराथन में मैंने बताया कि इस बार राज्यपाल से प्रश्न पूछा जाएगा, और 2 प्रश्न राज्यपाल से पूछे गए इस बार, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में था। तो वो करंट अफेयर का जो लिंकेज है वो कैसे बनता है उसके बारे में हम यहां पर डिटेल से बात कर रहे होंगे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। जो पहला पार्ट मैंने आपको बताया, पहला पार्ट हमारा क्या था, पहला पार्ट था हमारा कि हमें भारत का संविधान, इसमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कि जो टोटल हमारा जो सिलेबस है उसको हम इस तरह से जो है पार्ट में निकाल सकते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा लेजिस्लेचर के द्वारा पारित विधेयक, यानी कि इस पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर लेजिस्लेचर कौन, यानी कि हम जब पार्लियामेंट के स्तर पर बात करेंगे, जो हमारा संघीय लेजिस्लेचर, संघीय विधायिका है, तो पार्लियामेंट के द्वारा जितने भी हमारे जो रिसेंटली जो ट्रेंडिंग में हमारे या फिर चर्चाओं में रहे जो मुख्य विधेयक हैं, जो मुख्य कानून हैं, उनको हमें पढ़ना होता है। पर प्रश्न एक यहां पर यह भी कि क्या सिर्फ पारित हो चुके विधेयक उनको हमें पढ़ना होता है? द आंसर इज नो। तो क्या एक्स्ट्रा पढ़ना होगा हमें? कुछ जो हमारे एक्ट हैं, उन एक्ट के अलावा कुछ जो बिल्स हैं, यानी कुछ जो विधेयक हैं। अब आप लोग जानते हैं एक्ट का सिंपल सा मतलब यह है, यानी कि जो कानून बन चुका है, जो पारित हो चुका है, और बिल्स का मतलब ये अभी पाइपलाइन में, ये अभी प्रोसेस में, यानी कि अभी ये पारित होने वाला है। जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे, दोनों सदनों से पारित हो जाएगा, तब जाके ये कानून बनेगा। अभी ये बिल है। तो कुछ ऐसे जो इंपॉर्टेंट, यानी कि 1 से 1.5 वर्ष तक के जितने भी ऐसे एक्ट और ऐसे जितने बिल्स हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, बिकॉज क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी वक्फ कानून है, प्रोसेस में है, अभी पारित जो होने की बात हो रही है, या फिर पारित हो रहा है अभी, जो ऐसे बहुत सारे कानून आप देख सकते हैं, तो उनके बारे में आपको पढ़ना होगा, बिकॉज क्वेश्चन यहां से रेज होते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो आता है हमारा प्रमुख न्यायिक निर्णय, इनके बारे में बात करी जाती है, यानी कि हमारी जुडिशरी के द्वारा जो मेजर, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, उन डिसीजंस को पढ़ना है। यहां पर मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा, बस कुछ थोड़ा सा समय लूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। यानी कि अगर हम न्यायपालिका के निर्णय के बारे में बात करें, तो ऐसे तो न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजंस दिए हैं। हम क्या क्या पढ़ेंगे अपने एग्जाम के लिए? तो सबसे सिंपल सी बात यहां पर यह है, कुछ हमारे प्रमुख ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, लैंडमार्क जो निर्णय हैं, उनको हमें पढ़ना ही पढ़ना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, केशवानंदा भारती केस, गोपालन केस, मेनका गांधी केस, पुट्टा स्वामी केस, आप मिनर्वा मिल्स केस ले सकते हैं, आप गोलकनाथ केस ले सकते हैं, एसआर वम्बई केस आप ले सकते हैं। ऐसे सभी, यानी कि जो माइलस्टोन, यानी कि जो हमारे लैंडमार्क केसेस हैं, उनको हमें पढ़ना होता है डिटेल से, बहुत शानदार तरीके से, टॉपिक से रिलेट करके, कनेक्ट करके। उसके बाद समसामयिक, यानी कि करंट अफेयर, यानी कि 1 से 1.5 साल तक आपका जितना भी ऐसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जितने सारे डिसीजंस दिए गए हैं, मेजर जो डिसीजंस दिए गए हैं, उन सबको भी हमें यहां पर प्रिपेयर करना होता है। तो इस तरह से तीसरे पार्ट में हमारा ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारी हमें यहां पर कवर अप होती हुई हमें यहां पर दिखाई देती हैं। अब प्रश्न आता है कि ठीक है, हमने ये तो बात करी हमें क्या पढ़ना है। अब अगला प्रश्न उठता है कि हमें कहां से पढ़ना है और कितना कितना, किस किस तरह से हमें पढ़ना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि जो काफी फेमस, एक जो काफी बड़ा जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन होता है कि सोर्सेस क्या होने चाहिए पढ़ाई के। सोर्सेस पर जाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा रोक के यहां पर आपको इसको कैटेगराइज करना चाहूंगा। यानी कि या तो आप अगर किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, यानी कि किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी प्लेटफॉर्म को अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर आपको ज्यादा समस्या नहीं है। वहां पर आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। यानी कि प्राइमरी कंडीशन वही होती है कि आपको जो क्लास में नोट्स कराए जा रहे हैं, जो नोट्स दिए जा रहे हैं, बिकॉज वो फिर एक एडुकेटर का, एक टीचर का काम हो जाता है आपको सारी चीजों को क्लब करके देना। जो करंट अफेयर है उसको स्टैटिक से लिंक करके आपको प्रोवाइड कराना, वो फिर उस इंस्टीट्यूशन का, उस टीचर का काम हो जाता है। लेकिन मुख्य चैलेंज ये है कि जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या क्या चुनौतियां आ जाती हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने कोई बैच खरीदा, तो आपको वहां पर एक पूरी तरह से एक पैकेजिंग मिल जाती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं अपने प्रारंभ बैच में हिंदी में वहां पर आपको पॉलिटी पढ़ाता हूं, जो प्लस वाले वो अच्छे से जानते होंगे। एनसीईआरटी की शब्दावली से लेके, करंट अफेयर को लिंक करने से लेके, डिटेल हैंडआउट्स तक, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ट्रिपल लेड किस तरह से डिटेल में हम सारी चीजों को पढ़ते हैं। लेकिन जो सेल्फ स्टडी करने वाले लोग हैं, उनको अपनी जो प्रिपरेशन है,
वो प्रिपरेशन उनको इंडियन पॉलिटी की उनको सबसे पहले एनसीईआरटी से शुरू करनी चाहिए। और एनसीईआरटी कौन सी, उनके बारे में हम बात करें तो यानी कि सबसे पहले अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप सीधे लक्ष्मीकांत पर मूव करते हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आप लक्ष्मीकांत पर मूव करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है। व्हाई? बिकॉज जो लक्ष्मीकांत हमारी जो बुक है, इट्स ओनली रिलेवेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बात जब मेंस की आएगी, ये बुक जो है वो दूर दूर तक नहीं दिखती है हमें, मेंस की अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, फुल ऑफ फैक्ट्स है, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, ऑल दो कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन वो एनालिटिकल जो पार्ट है, वो एनालिटिकल पार्ट हमें यहां पर देखने को नहीं मिलता। तो जब हम रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, अगर आपने कोई बैच ज्वाइन किया है, वहां तो कोई आपको कोई कैसा इश्यू है ही नहीं, फिर एडुकेटर का काम है वो आपको किस तरह से कितना बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को पढ़ाता है। बट अगर आप एक सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए एनसीईआरटी बुक से। और एनसीईआरटी में आप बात करेंगे तो ये काफी खूबसूरत किताब है, क्लास 9th की लोकतांत्रिक राजनीति, आप यहां से शुरू कर सकते हैं। ये मुझे याद नहीं रहा दूसरा स्क्रीनशॉट लगाने का, तो 11th की एक एनसीईआरटी ये, दूसरी और आती 11th की एक एनसीईआरटी, यानी कि दोनों 11th की जो एनसीईआरटी हैं ये भी और एक और होती है, उन दोनों एनसीईआरटीज को आप कंपाइल करिए, फिर अलग अलग तरीके से इनको पढ़ सकते हैं। बहुत खूबसूरत किताब है। हालांकि मैंने इनकी यूट्यूब पे सीरीज भी करवा रखी है, डिटेल टॉपिक वाइज एनालिसिस हमने वहां पर करवाया है। बट यस, अगर आप खुद से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसकी पीडीएफ भी एनसीईआरटी पे, आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मार्केट में जाएंगे आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हार्ड कॉपी से पढ़ें, क्योंकि पीडीएफ में अगर हम फोन में पढ़ रहे हैं तो हमारा जो अटेंशन स्पेन है वो इतना है कि हम कब पीडीएफ से इंस्टाग्राम पे हम मूव कर जाएंगे हमें खुद नहीं पता लगेगा। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो एनसीईआरटी है वो हार्ड कॉपी है, यानी कि खरीद के, चाहे आप इस फोटो स्टेट खरीदें, चाहे जो प्योर बुक है, ओरिजिनल बुक है, वो बुक के माध्यम से खरीदें, वो आप पढ़ें। जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है तब वैसी कंडीशन में उसके बाद आप जो रेफरेंस बुक है उस रेफरेंस बुक को आप रेफर करें। जस्ट फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत। अगेन एक और मैं यहां पर एक जो फिर से कुछ आपको रोकना चाहूंगा, अगर आपने कोई बैच लिया है, अगर आप किसी एडुकेटर से पढ़ रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में लक्ष्मीकांत ना पढ़ें। पहले उस एडुकेटर ने जो आपको क्लास में पढ़ाया, जो उसके बैच में जो सारी चीजें पढ़ाई हैं, उन चीजों को आप समझें, क्योंकि जब वो एडुकेटर आपको सारी चीजों को समझा देगा उसके बाद आप लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और आप पहले डायरेक्टली अगर लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे, हो सकता है आप शब्दावलियों में, हो सकता है आप इसकी लैंग्वेज में, फैक्ट में आप उलझ के रह जाएं। भले ही आपको अगर एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर भले ही आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है, आपने अगर कोई बैच ज्वाइन किया तो बैच ज्वाइन करने के बाद आप उसके बाद बुक को पढ़ें, ज्यादा बेहतर आउटपुट आप निकाल पाएंगे। ये मेरी आपके लिए रिकमेंडेशन रहेगी। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा, आपने एनसीईआरटी पढ़ा, इनको लिंक कर लेंगे आप करंट अफेयर से। जब आप इसको करंट अफेयर से लिंक कर लेंगे, तीनों को आप कंपाइल कर लेंगे, तो प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप पूरी तरह से तैयार होंगे। करंट अफेयर कैसे करना है, कहां से करना है वो बताऊंगा, कैसे लिंक करना है वो भी आपको बता रहा हूं। अभी बस हमने सोर्सेज के बारे में यहां पर बात करी है। तो पॉलिटी के लिए लिमिटेड सोर्सेज है, लिमिटेड है, लेकिन यस कॉन्क्रीट है। बस इन्हीं को आपको पढ़ना है, इन्हीं को आपको रेफर करना है। डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी आपकी डेफिनेटली निकल के आएगी। पीवाईक्यूज है, उनको तो हमेशा आपको रखना ही है कि जब भी आप किसी एक टॉपिक को पढ़ेंगे, आप जस्ट फॉर एग्जांपल अगेन मैंने आपको बताया, जब भी आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को पहले आप ये देखें कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी डायरेक्शन में आप उसको अपने आप पढ़ते जाएंगे। तो आपको समय समय पर जो पीवाईक्यूज हैं उनको देखते रहना है, उनकी इंपॉर्टेंस आपके समझ में आएगी। अब बात आती है, मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों की मैंने यहां पर बात करी थी। अब बात करते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों को आपको किस तरह से अलग तरीके से पढ़ना है, या फिर इन दोनों की जो इंपॉर्टेंस है, जो अप्रोच है, वो अप्रोच कैसे अलग अलग होती है। तो आप लोग जानते हैं जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो आपका कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट, इन पर बेस देखने को मिलता है। प्रीलिम्स में आपसे जो अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स भी आपके यहां पर कवर अप होने चाहिए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस एग्जामिनेशन, यहां पर आपका पार्ट आ जाता है एनालिसिस। एनालिटिकल पार्ट के साथ साथ आप यहां पर देखेंगे एलैबोरेट। किस चीज को कैसे, उसका क्या इंपैक्ट होगा, क्या इसका रीजन है, अगर ये कोई एक्टिविटी या फिर कोई ऐसा ट्रेंड आ रहा है तो उसके क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, क्या कंसर्न, क्या इश्यूज हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक मेजर डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। अगर आप केवल लक्ष्मीकांत को रेफर करते हैं तो हो सकता है आपका प्रीलिम्स निकल जाए, मेंस में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अब ये तीनों चीजें आप पढ़ लेंगे,
तो इन चीजों से आपकी कुछ जो अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग निकल के आएगी और प्रीलिम्स और मेंस की अप्रोच को आप समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की सहायता से चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपके सामने यहां पर एक प्रश्न है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, भारत के महान्यायवादी से रिलेटेड आपका जो हमारा प्रश्न है, ठीक है, यानी कि आप इसे महान्यायवादी लिख सकते हैं। यहां से प्रश्न पूछा गया है। अब आप एक ही टॉपिक से, मैं स्टैटिक की बात कर रहा हूं, करंट पे अभी आऊंगा कि करंट का रोल किस तरह से रहता है, करंट बेस्ड सारी चीजें कैसी रहती हैं, समझने की कोशिश करो। एक ही टॉपिक को वो प्रीलिम्स में कैसे पूछेगा और एक उसी टॉपिक को मेंस में वो कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना सकता है। एग्जांपल दोनों हैं आपके सामने। उसने क्वेश्चन पूछा है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में, यहां पर आप बताइए और सही कथन इनमें से कौन कौन से हैं। इंफॉर्मेशन, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन कि लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लोकसभा की किसी समिति के सदस्य हो सकते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो मेंबर नहीं है उसके, तो इसलिए उनको मतदान नहीं करना होता। तो चौथा हमारे यहां पर गलत हो जाएगा, 1 2 3 सी हमारे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया बेसिक्स, आपको जो इंफॉर्मेशन पता है, आपको अगर कॉन्सेप्ट पूरा पता है, आराम से कर सकते हैं। सेम टॉपिक से मेंस में कैसे आंसर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बन सकता है। तो ये महाधिवक्ता नहीं, ये महान्यायवादी ज्यादा बेहतर शब्द होगा, तो इसको आप लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। महान्यायवादी, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख विधिक सलाहकार और वकील होता है। चर्चा कीजिए, 15 नंबरों में क्वेश्चन पूछ लिया। एक ही टॉपिक से प्रीलिम्स में और मेंस में किस तरह से एक ही टॉपिक से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, वो अप्रोच मैंने आपको पहले ही दिखाई। अब हम बात करते हैं कि आपको अगर कोई भी आपका स्टैटिक का टॉपिक है, आपको उसको करंट के साथ कैसे लिंक करके पढ़ना है, उसके बारे में कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहता हूं। यानी कि अगर कोई आपके एग्जामिनेशन में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, दैट मींस उसके पीछे का करंट अफेयर का जो रोल है वो रोल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो कहीं ना कहीं पिछले 1 वर्ष के जो पूरी जर्नी है उस समय पर वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहा होगा। 25 के एग्जाम्पल भी आपको यहां पर दिखा रहा हूं, एक लंबा इतिहास यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपको लिंक करके समझना होगा। यूपीएससी ने 2024 में इस प्रश्न को पूछा। क्यों पूछा, उसके पीछे का रीजन था। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा मुद्दा चर्चा में था। आचार समिति से जो रिलेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन यहां पर दरअसल आचार समिति से रिलेटेड तो क्वेश्चन जो विशेषाधिकार वाले मामले थे उन पर भी आया था। अभी मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा लोकसभा के विघटन से रिलेटेड। क्यों? 17वीं लोकसभा का विघटन हुआ था, 18वीं लोकसभा के नए इलेक्शंस हुए थे, विघटन हुआ था, उसके स्टैटिक से यूपीएससी ने यहां पर जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछ लिया। आप यहां पर देख सकते हैं कि डिसोल्यूशन होता है तो स्वतः समाप्त हो जाता है, नहीं कोई बिल पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, वहां से प्रश्न पूछ लिया। अकेला प्रश्न नहीं है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप यहां पर देखिए कि मेंस एग्जामिनेशन में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, वो चर्चाओं में था कहीं ना कहीं, इस वजह से मेंस एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा था। आप पहले प्रश्न पर नजर डालने की कोशिश कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 105 में वर्णित संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, यानी कि पार्लियामेंट्री जो हमारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं उनके बारे में बात करी जा रही है। अनेक अनकोडिफाइड और अवर्णित यानी कि जो हमारे विशेषाधिकार उनको बनाए रखने की अनुमति देती है। संसदीय विशेषाधिकारों के विहित संहिताकरण, उनके अभाव के कारण उनका मूल्यांकन कीजिए। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था मेंस एग्जामिनेशन। व्हाई, क्यों क्वेश्चन पूछा गया था? बिकॉज आप देखेंगे तो 2024 में ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। देख सकते हैं आपके सामने आर्टिकल द हिंदू का है, सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेटर्स फेसिंग ब्राइबरी चार्जेस एक्सप्लेन, यानी कि जो विशेषाधिकार वाले और भी बहुत सारे न्यूज जो आर्टिकल्स वो हमारे काफी सारे जो हैं चर्चाओं में थे कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस थे वो चर्चाओं में थे और वहां से उठा के प्रश्न पूछ लिया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी इशू कैसा भी अगर कोई करंट अफेयर में है तो एक हायर पॉसिबिलिटी है कि उससे प्रीलिम्स में या फिर मेंस में क्वेश्चन बनेगा। इसलिए जो भी पॉलिटिकल इवेंट है हमारे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी हमारे जो ऐसे इवेंट होंगे करंट अफेयर के, उन पर हमें पैनी निगाह रखनी होगी। और कुछ चीजें यहां पर देखते हैं। एक आर्टिकल यहां पर, सुप्रीम कोर्ट्स लैंडमार्क वर्डिक्ट ऑन गवर्नर्स पावर्स इन तमिलनाडु केस, करंट अफेयर का। और जब मैं मैराथन करा रहा था, जब मैं आपको यहां पर वाईटी पे भी में प्लस बचेस में ही पढ़ा रहा था, मैं कह रहा था, बार बार कह रहा था कि डेफिनेटली इस बार गवर्नर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी एग्जैक्टली सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए। गवर्नर से रिलेटेड मामला था। आप लोग जानते हैं तमिलनाडु में 10 बिल थे, उनको गवर्नर उनके ऊपर बैठे हुए थे, उन पर कोई अपनी अनुमति नहीं दे रहे थे। मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सारे की जो अनुमति वो अनुमति दी जाती है, आपके पास वीटो पावर नहीं। इवन ये कहा था उन्होंने कि आपके पास पॉकेट वीटो नहीं है राज्यों के मामले में। चर्चाओं में था। इस बार यानी कि 2025 में यूपीएससी ने 2025 में अगर मैं आपको बताऊं तो 2025 के समय पर यूपीएससी ने गवर्नर से 2 प्रश्न पूछे। 2 प्रश्न पूछ लिए गवर्नर से। कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश, इसी तरह से आप देख सकते हैं। रॉयल्टी नॉट अ टैक्स से सुप्रीम कोर्ट ऑन स्टेट पावर ऑन मिनरल राइट्स, यानी कि राज्यों के अंदर हम देखेंगे जो गौड़ वन, जो हमारे गौड़ खनिज होते हैं,
माइनर मिनरल्स होते हैं, उनके ऊपर राइट किसको होगा, ये काफी ज्यादा न्यूज में था। और आप देख सकते हैं ये 25 जुलाई 2024 का मामला है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया था, 9 जजेस की बेंच थी। इस 9 जजेस की बेंच ने 8-1 के बहुमत से, है ना, 8-1 के बहुमत से यह फैसला दिया था। जुलाई 2024 की न्यूज थी, यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया, एग्जैक्टली आपके सामने क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेगा इसी इवेंट के बेसिस पर। दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि भाई साहब आपको जो करंट अफेयर है, जो करंट अफेयर पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, और जो भी इवेंट हो रहे हैं उन इवेंट से लिंक होकर उनका जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वहां से क्वेश्चंस आपके लिए बनाए जा सकते हैं। ये प्रश्न आप लोग यहां पर देख सकते हैं सीधा सीधा वहीं से, उन्हीं सारी चीजों से कि भाई साहब जो खनिज हैं उनके भूभाग में, भले ही राज्यों के भाग में स्थित हों, तो वहां पर कौन उनको जो है उनके अधिकार में लेंगे, एग्जैक्टली क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है। तो पॉलिटी जैसे जो डायनामिक सब्जेक्ट्स हैं उनमें ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कई बार कि हाँ यस इस वाले पोर्शन से इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक हाई पॉसिबिलिटी वहां पर बन जाती है। तो ये वाली चीज। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपको ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट आपको पढ़ना कैसे, या फिर नोट मेकिंग, या फिर करंट के बारे में आपको इतनी सारी बातें बताई, तो उनका थोड़ा सा मैं आपको यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, उनके बारे में बात करेंगे। या फिर पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नोट्स मेकिंग, आपको किस किस चीज की नोट मेकिंग करनी है। अगेन अगर आप किसी बैच में इन्वॉल्व हैं, अगर आप किसी बैच में हैं तो डेफिनेटली आपको जो क्लास नोट्स हैं वो क्लास नोट्स दिए जाते हैं। क्लास नोट्स के अलावा आपको जो हैंडआउट जैसी चीजें हैं वो सफिशिएंट रहती हैं। पहले आप उनको पढ़ें, उसके बाद आप उनको करंट से लिंक करते रहें। अगर पता चले कि आप एग्जाम कुछ अगली वर्ष देने वाले हैं तो आप उनको करंट से लिंक करते रहें। ये वाली चीज। प्रश्न सबसे पहले बहुत सारे लोगों में आता है, क्या अगर मान लीजिए मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, क्या मुझे एनसीईआरटी के मुझे नोट्स बनाने चाहिए? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसको पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो, और अगर आपको जरूरत लग रही, कुछ जरूरी लाइन आ गई, तो सिंपल सी बात है, या तो उसको हाईलाइट कर लो या फिर उसको पेन से अंडरलाइन कर लो। दैट्स इट, खत्म। अगली बार रिवीजन करो, सिर्फ उसी पार्ट को रिवाइज कर लो, तुरंत ही आपका रैपिड रिवीजन हो जाएगा। एनसीईआरटी फिनिश। नाउ लक्ष्मीकांत, क्या आपको लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने चाहिए? तो मेरा पहला आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि लक्ष्मीकांत में बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने बैठ जाओगे तो आपको एक दूसरी लक्ष्मीकांत आप जो है लिख सकते हैं। यस, एक दूसरा तरीका है सिनॉप्सिस या फिर शॉर्ट नोट्स। ये आप लोग बना सकते हैं लक्ष्मीकांत से। कैसे? प्रेजेंट जो एग्जांपल है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में अपनी एक स्लाइड में अपने नोट्स दिखा रहा हूं कि किस तरह से आप लक्ष्मीकांत से नोट्स बना सकते हैं, कीवर्ड के माध्यम से, सिनॉप्सिस के माध्यम से। बात आती है क्या करंट अफेयर के आपको नोट्स बनाने चाहिए? द आंसर इज यस। कैसे बना सकते हैं साहब आप करंट अफेयर से? करंट अफेयर में या तो आप चूज कर सकते हैं डेली बेसिस पर एक न्यूज़पेपर, द हिंदू हुआ, एक्सप्रेस हुआ, आप वो पढ़ सकते हैं। उसमें जो पॉलिटिकल इवेंट हैं, पॉलिटी के, आप उनको जो है कंपाइल कर सकते हैं। और सिंपल सी बात यह है कि अगर ये भी अगर आप नहीं करना चाहें, या फिर ये आपके सामने चुनौती हो कि तो इंग्लिश में आते हैं, हम हिंदी में कैसे पढ़ें, तो बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, आप उनके माध्यम से जा सकते हैं। आप या तो डेली बेसिस पर ऐसे करंट करते रहें, या फिर जो मैगजीन्स हैं, यानी कि एक मंथली मैगजीन आप पकड़ लें, कोई भी जो भी आपको बेस्ट लगे, और उस मंथली मैगजीन के माध्यम से जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उन सभी को आप निपटाते रहें। साथ ही साथ कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे scroll.in, thewire.in, इनके माध्यम से आप जो इन पर जो कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स हैं वो आते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप करंट अफेयर को पढ़ें तो आप उसका एक जो एक व्यापक व्याख्याएं हैं उन पर आप थोड़ा सा जरूर फोकस करें, सो दैट आप उसको प्रीलिम्स मेंस दोनों एंगल से पढ़ें। साथ ही साथ आप जब मैगजीन में तो ये होता है कि चलो आपको सारी चीजें सेटल्ड उस सभी एंगल्स के माध्यम से मिल जाती है, लेकिन जब आप ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर आप न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आपको सभी एंगल्स को शामिल करना होगा कि जो भी आपका टॉपिक है, जिस भी विषय को आप पढ़ रहे हैं, मान लो कोई कानून आया है, कोई निर्णय आया है, या फिर सरकार कोई ऐसा नीति लेके आई, कोई पॉलिसी लेके आई जो कि आपके सब्जेक्ट से इससे रिलेटेड है, उसके सभी डायमेंशंस को आप कवर करें कि वो चीज है क्या, वो टॉपिक क्या है, उसको क्यों लेके आया गया है, कैसे लेके आया गया है, कैसे वो काम करेगा, उसकी चुनौतियां क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं और उसके मुद्दे क्या हैं। इन सभी चीजों अलग अलग डायमेंशंस में आप उनको पढ़ें, सो दैट आपका प्रीलिम्स के साथ साथ जो मेंस एग्जामिनेशन है वो मेंस एग्जामिनेशन भी आपका तैयार होता रहे। नाउ मैंने आपको डिटेल्ड तरीका बताया कि इंडियन पॉलिटी को आप बेस्ट वे में कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है कहीं से, बस आप इसको तैयार कर लें। तो ये तो था सेल्फ स्टडी या फिर बैच के माध्यम से। यही एक तरीका मैं अपनाता हूं अपने जो हमारे प्लस बैचेस हैं उन प्लस बैचेस में, और जो मेरे यहाँ पर प्लस बैच के जो विद्यार्थी होंगे, जो एस्पिरेंट्स होंगे, वो डेफिनेटली इस चीज को यहाँ पर मुझे बता पाएंगे। ये दरअसल प्लस बैचेस में हमारा
ट्रिपल लेयर्ड का मेरा एक कॉन्सेप्ट होता है जो नोट्स हैं उनको लेके आने का। आप यहां पर इमेजेस देख सकते हैं काफी सारी, इन्हीं को मुझे आपको बताना है। यानी कि ये जो स्क्रीनशॉट है ये है मेरा प्लस बैच का, यानी कि जो प्लस बैच में मैं आपको लिख लिख के सारी चीजों को डिटेल में समझा रहा होता हूं। पहला चीज ये होती है। दूसरा जो एक मेरा कंटेंट होता है मेन, वो होता है इस तरह के हैंडआउट्स। ये हैंडआउट्स हैं, यहाँ पर इमेजेस रही, माइंड मैप्स रहे, उनके सबके माध्यम से मैं आपको ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत डिटेल्ड में होते हैं ये, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत बेहतरीन होते हैं। उसके बाद बात आती है रिवीजन की। उसके बाद मैं आपको अपने हाथ से बने हुए ऐसे जो कुछ सिनॉप्सिस हैं, जो शॉर्ट नोट्स हैं, उन शॉर्ट नोट्स को देता हूं। आप भी ऐसे शॉर्ट नोट्स अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं। प्लस वाले बच्चों को मैं खुद देता हूं ये बना के अपने हाथ से। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक आधे पेज में, लगभग आधे पेज में, केवल कीवर्ड्स के अंदर जो प्रेम्बल वाला पार्ट है उसको कंपाइल कर दिया। और अगर आपने प्लस बैच में डिटेल से यहां पर मुझसे प्रेम्बल पढ़ा है, आपने पूरे के पूरे हैंडआउट देख लिए, आप बस एक शब्द को देखेंगे और कुछ मिनट्स में आप पूरे प्रेम्बल को रिवाइज कर सकते हैं। दिस इज हाउ जो हमारे प्लस बैचेस हैं, उन प्लस बैचेस में हमारी स्ट्रेटेजी होती है ट्रिपल लेयर कंटेंट की। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इवन विद इन अ डे, में विद इन अ डे भी ज्यादा हो जाएगा, विद इन अ डे आप पूरे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज कर सकते हैं इन सिनॉप्सिस के माध्यम से। ये एक तरीका हमारा होता है। सो ऑलमोस्ट हमने सभी जो डायमेंशंस हैं कि आप कैसे प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या चुनौतियां हैं, क्या करंट अफेयर है, क्या समस्याएं हैं बिगिनर्स के लिए, साथ ही साथ जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो, और साथ ही साथ जो बैच लेना चाहते हैं, उन सभी की सभी जानकारियों को मैंने आपको यहां पर दिया। और डेफिनेटली जैसा मैंने बताया, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपकी इस एग्जाम की जर्नी में एक बड़ा गेम चेंजर जो सब्जेक्ट है वो साबित हो सकता है। सो डेफिनेटली ये जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी थी ये डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अपना जो कमेंट्स है उस कमेंट में बताएं कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसे लगी। और डेफिनेटली अगर आप जो प्लस बैचेस हैं आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो शुभ 50 ये जो मेरा कोड है, इस कोड को आप यूज कर सकते हैं और प्लस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। दिस इज माई कोड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये मेरा टेलीग्राम है, इसमें आप इसे स्कैन करके, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं।